हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा 10th लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकार्योट्स की टर्मिनेशन पे ऊपर रहेगा। इसलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रोकार्योट्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर इनिशिएशन और इलोंगेशन स्टेप को पढ़ा था। तो अगर हम इलोंगेशन की बात करते हैं तो इलोंगेशन में हमने देखा था कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इलोंगेशन स्टेप प्राइमर सिंथेसिस अकर after which synthesis of leading and lagging strand take place. On leading strand, continuous strand formation occur, while on the lagging strand, short fragment nucleotide called as Okazaki fragments occur. On lagging strand, multiple primers are added to facilitate Okazaki fragment synthesis. DNA B helicase and DNA G primase constitute a functional unit within the replication complex, the primosome. जो हमारे डीएनए बी है जो कि हमारा एक हेलिकेज एंजाइम था और डीएनए जी जो कि हमारा एक प्राइमेज एंजाइम था, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? प्राइमोसोम। डीएनए बी हेलिकेज अनवाइंड द डीएनए एट द रेप्लिकेशन फोक इन फ्रंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 जो कि हमारा मेजर पॉलीमरेज एंजाइम था, एज इट ट्रेवल्स अलोंग लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। जो हमारा डीएनए बी हेलिकेज था वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा था? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। फिर उसके बाद when synthesis of an Okazaki fragment has been completed, replication pause and the course of unit of DNA polymerase 3 dissociate from their beta sliding clamp and associate with new clamp. हमने जैसे कि कल भी आपको बताया था कि जब हमारी लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की सिंथेसिस हो रही थी तो वहां पे क्या होता था कि जो हमारा पॉलीमरेज था, जैसे ही हमारे एक ओकाजाकी फ्रैगमेंट की सिंथेसिस कंप्लीट होती है तो वहां पे वो क्या हो जाता था, जो हमारा पॉलीमरेज था वो वहां पे एक बार पॉज हो जाता था, ब्रेक लग जाता था उसके ऊपर। ठीक है, जैसे कि ये हमारा कोई ओकाजाकी फ्रैगमेंट हो गया, ये हमारा प्राइमर है, ब्लैक कलर से जो हम शो कर रहे हैं ये प्राइमर हो गया। ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट क्या है? एक ओकाजाकी फ्रैगमेंट है। तो जैसे ही एक ओकाजाकी फ्रैगमेंट की सिंथेसिस कंप्लीट होती है तो वहां पे क्या हो जाता था, जो हमारा पॉलीमरेज था वहां पे वो होल्ट या फिर ब्रेक लग जाता था एक कुछ टाइम के लिए, जिससे कि क्या होता था कि जो हमारा प्राइमेर जो हमारा पॉलीमरेज है वो डीएनए के साथ जो उसकी बाइंडिंग रहती है वो वहां पे वीक हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे डीएनए कॉम्प्लेक्स रहता है, जो हमारा डीएनए हेलिक्स रहेगा वो वहां पे स्लाइड होके आगे निकल जाएगा। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट जो फ्रेगमेंट आएगा, जो हमारा टेम्पलेट होगा लैगिंग स्ट्रैंड का, वो वहां पे क्या हो जाता था? पॉलीमरेज के साथ बाइंडिंग शो करता था। ठीक है, आगे देखते हैं हम ये किस तरीके से होता है। देन उसके बाद द क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स, जो हमारा क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स था टॉक, जिसके अंदर हमारी 3 यूनिट थी और हमारा डेल्टा डेल्टा डैश था। ठीक है, बाइंड्स टू एटीपी एंड टू द न्यू बीटा स्लाइडिंग क्लैंप। जो हमारा एक क्लैंप लोडर था, क्लैंप लोडर का क्या काम था? हमारा जो हमारा पॉलीमरेज था उसको हमारे डीएनए के ऊपर लोड करवाना। ठीक है, क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स जो था हमारा वो हमारा एक एटीपीएज एंजाइम होता है, एटीपीएज प्रोटीन होता है। ठीक है, उसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा किस फॉर्म में एक्टिव होगा? एटीपी फॉर्म में, और जब इसके साथ एटीपी होगा तो उस टाइम पे वो क्या हो जाएगा? इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो हमारा क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है? एटीपी के साथ बाउंड करेगा। अभी हमने क्या बताया कि जैसे ही वहां पे एक ओकाजाकी फ्रैगमेंट की सिंथेसिस कंप्लीट होती है तो वहां पे क्या हो जाएगा? कुछ टाइम के लिए रेप्लिकेशन पोज होगा। ठीक है, और जो हमारी कोर सब यूनिट होती है, कोर सब यूनिट में हमारे क्या क्या थे? अल्फा, थीटा और एप्सिलॉन, ये हमारी 3 सब यूनिट थी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? पॉलीमरेज 3 को डिसोशिएट कर देते हैं बीटा स्लाइडिंग क्लैंप से। ठीक है, और वो किसी दूसरे स्लाइडिंग क्लैंप के साथ बाइंड या फिर एसोसिएशन शो करते हैं। तो जो हमारा अब ये नया कॉम्प्लेक्स होगा, जो हमारा क्लैंप लोडर होगा, ठीक है, वो क्या करता है? एटीपी के साथ बाइंडिंग शो करेगा और वो क्या करेगा? दूसरे बीटा स्लाइडिंग क्लैंप के साथ बाउंड हो जाएगा। अब क्योंकि इसके साथ हमारा एटीपी बाउंड हो गया तो जो हमारा लोडिंग कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। ठीक है, द बाइंडिंग इम्पार्ट स्ट्रेन ऑन द डायमेरिक क्लैंप ओपनिंग द रिंग एट 1 सब यूनिट इंटरफेयर। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ये हमारा किसी दूसरे स्लाइडिंग क्लैंप के साथ बाउंड होगा, ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे क्लैंप होता है वो क्या करता है? कुछ टाइम के लिए ओपन हो जाता है। ठीक है, और ओपन होने की वजह से क्या होगा? द न्यूली प्राइम्ड लैगिंग स्ट्रैंड इज स्लिप्ड इनटू द रिंग थ्रू द रिजल्टिंग ब्रेक। जो यहाँ पे ये कुछ बोझ लगा था हमारा, पोज की वजह से क्या होता है कि जो हमारा न्यूली प्राइम्ड लैगिंग स्ट्रैंड है, जैसे कि ये हमारा लैगिंग स्ट्रैंड था, ठीक है, इसके ऊपर हमारी न्यू डीएनए की सिंथेसिस हो रही है ना, न्यू स्ट्रैंड की, तो यहाँ पे हमारा जैसे कि ये प्राइमर ऐड हो गया। अब एक तो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी प्राइमर था, ठीक है, इसके रिगार्डिंग तो पहले से ही क्या हो गया? यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस हो गई। अब क्या होता है कि जैसे ही हमारी इसकी कंप्लीट होगी सिंथेसिस तो हमारा
जो पॉलीमरेज था वो यहाँ पे पोज होगा। पोज होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा ये बीटा क्लैंप था ये हमारा एटीपी के साथ किसी दूसरे क्लैंप के साथ, स्लाइडिंग क्लैंप के साथ बाउंड होगा, ठीक है। और जैसे ये एटीपी फॉर्म में आएगा तो एक्टिवेट होने की वजह से अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा पॉलीमरेज था वो थोड़ा सा इसके साथ जो डीएनए होगा उसके साथ जो इसकी इंट्रैक्शन होगी वो वीक हो जाएगी। और वीक होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा न्यूली प्राइम्ड लैगिंग स्ट्रैंड है वो क्या हो जाता है, जैसे हमारा पहला पॉलीमरेज यहाँ पे था तो जो हमारा ये वाला सीक्वेंस है ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर स्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा पॉलीमरेज जो ये वाला हमारा प्राइमर था ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच गया हुआ, ठीक है। और दोबारा से यहाँ पे जब हमारा पॉलीमरेज फर्दर आगे जाएगा तो इसके भी यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड या फिर ओकाजाकी फ्रैगमेंट की सिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद clamp loader, then hydrolysis ATP releasing the beta sliding clamp and allowing it to close the DNA। और जैसे ही हमारा जो ये क्लैंप लोडर था, अभी हमने क्या बताया कि जैसे ही इसके साथ एटीपी बाउंड होगा तो ये हमारा क्या हो जाता था, ओपन हो जाता था, ठीक है। और जैसे ही जो इसका एटीपी है वो हाइड्रोलाइज होगा, हाइड्रोलाइज होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा स्लाइडिंग क्लैंप है वो दोबारा से डीएनए के साथ टाइट बॉन्डिंग दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो क्लैंप है वो डीएनए को क्लोज कर देगा और वहां पे हमारी क्या हो जाएगी, पॉलीमरेज डीएनए की सिंथेसिस कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे मल्टीपल ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की सिंथेसिस होगी मल्टीपल प्राइमर के साथ, ठीक है। और जैसे ही हमारा ये क्लोज होगा, क्लोज अराउंड द डीएनए, तो ये क्या करेगा, दिस इनिशिएट द सिंथेसिस ऑफ न्यू ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ठीक है। देन उसके बाद वंस एन ओकाजाकी फ्रैगमेंट हैज बीन कंप्लीटेड, इट्स आरएनए प्राइमर इज रिमूव्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज 1 और आरएनएज H1, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 1 सिंथेसिस द रिमेनिंग डीएनए पोर्शन। अब क्या होता है कि जो हमारा, जैसे कि ये हमारा लैगिंग स्ट्रैंड था, ठीक है, ये तो हमारा पेरेंटल हो गया ऊपर वाला, ठीक है। और जो नीचे वाला सीक्वेंस है ये हमारा कौन सा है, न्यूली स्ट्रैंड सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि हमारा ये कोई ऑलरेडी बना हुआ था सीक्वेंस, ओकाजाकी फ्रैगमेंट है। अब यहाँ पे ये हमारा है कोई प्राइमर, ठीक है। और प्राइमर में क्या होगा अब कि ये हमारा प्राइमर सिंथेसिस होने के बाद पॉलीमरेज फर्दर आगे डीएनए स्ट्रैंड बना देगा, ठीक है। तो ये जो हमारा प्राइमर था, जैसे हमने कल भी बताया था कि इसका रिमूवल जरूरी होता है, और इसका रिमूवल कौन कराता है, हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। जो डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है उसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, ठीक है। ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि ये हमारे यहाँ से जो डीएनए स्ट्रैंड रहता है, जो हमारे ये आरएनए स्ट्रैंड होगा, सॉरी, इसको क्या कर देगा, यहाँ से रिमूव कर देगा, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, रिमूव करना, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या करेगा, जो हमारा आरएनए प्राइमर है इसको यहाँ से रिमूव कर देगा, ठीक है। तो जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो इसको यहाँ से रिमूव करता जाएगा। और लास्ट जो हमारा, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो हमारा लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा, जैसे कि हमारा आरएनए प्राइमर है पहले, ठीक है, ये हमारा आरएनए प्राइमर हो गया और इसके साथ क्या हमारा डीएनए बाउंड है। तो हमारा यहाँ पे जो लास्ट के जो हमारा प्राइमर का न्यूक्लियोटाइड होगा और जो हमारा यहाँ से डीएनए का फर्स्ट, ये तो हमारा किसका है, आरएनए का, और ये हमारा किसका है, डीएनए का। तो आरएनए और डीएनए का जब ये हमारा बीच का बिल्कुल लास्ट वाला कोई बॉन्ड होगा, ठीक है, ये हमारा आरएनए लास्ट न्यूक्लियोटाइड हो गया आरएनए का, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, डीएनए का फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है। तो ये जो हमारा आरएनए और डीएनए का जो बॉन्ड रहता है, ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए हमारा क्या होता है, आरएनएच H1, ठीक है। जो ये हाइब्रिड बॉन्ड होता है आरएनए और डीएनए के बीच का, इसको ब्रेक कौन करता है, आरएनएच, सॉरी, ये होगा हमारा आरएनएच H1, ठीक है। अब ये तो क्या कर दिया इसने, प्राइमर को, जो हमारा प्राइमर था उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 सिंथेसिस द रिमेनिंग डीएनए पोर्शन। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ब्लैंक हो गया क्योंकि ये तो हमने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारी डीएनए की सिंथेसिस होगी, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या बनना है, डीएनए बनना है कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे डीएनए की सिंथेसिस होती है और वो कौन करवाता है, डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। जैसे कि हमने अलग अलग जब पॉलीमरेज बताए थे तो वहां पे हमने आपको बताया था कि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है उसका काम किस में होता है, हमारा आरएनए प्राइमर के रिमूवल में, ठीक है। और रिमूवल के बाद जो हमारा डीएनए बनना है, अब यहाँ पे जो ये स्पेस क्रिएट होगा प्राइमर के रिमूवल से, तो वहां पे हमारा डीएनए सिंथेसिस कौन करवाता है, हमारा पॉलीमरेज 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ये जो डीएनए का पोर्शन था जो कि हमारा ब्लैंक हो गया था, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 ने डीएनए की सिंथेसिस कर दी। आरएनए प्राइमर इन द लैगिंग स्ट्रैंड आर रिमूव्ड बाय द 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1। जो हमारा ये प्राइमर भी रिमूवल होता है ना, यहाँ पे ये भी किस एक्टिविटी से होता है, हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि इस डायरेक्शन में,
इसका मतलब क्या होगा कि ये यहाँ पे इस तरीके से रिमूव होता जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अब यहाँ पे हमारा ये इसके साथ बाइंड कर लेता है, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे क्या था, प्राइमर था। तो यहाँ से हमारी जैसे ही ये रिमूव हो गया, रिमूव होने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या है पीछे, ये हमारा डीएनए है, ठीक है, जिसका क्या हमारा क्या पूरा है यहाँ पे 3OH है, ठीक है। ये हमारा 5 एंड है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा 3 प्राइम एंड है, और 3 प्राइम एंड पे हमारा क्या होता है OH ग्रुप होता है। तो ये OH ग्रुप जब होगा यहाँ पे, तो ये हमारा किसका था, डीएनए का। और डीएनए के साथ ये फर्दर इसको आगे लेके हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, ये आगे इसको कंटिन्यू रखेगा, तो हमारा यहाँ पे डीएनए कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, डीएनए का। सपोज करके चलते हैं कि हमारा यहाँ तक कौन सा था, ऑलरेडी जो बना हुआ था, और ये हमारा आरएनए प्राइमर की वजह से जो रिमूव हुआ था वहां पे स्पेस बन गया था, तो हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है इसको कंटिन्यू आगे लेके चलेगा और यहाँ तक सिंथेसिस करता रहेगा। अब आगे जाके क्या होता है, जैसे कि ये हमारा यहाँ तक तो हमारा प्राइमर था, ये हमारा क्या था, ऑलरेडी डीएनए बना हुआ था पहले से, ठीक है। जैसे कि ये ऑलरेडी बना हुआ था, तो ये भी आगे क्या है, हमारा एक और डीएनए यहाँ पे बना हुआ है। अब ये चलता चलता यहाँ तक लास्ट तक पहुंच गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनना है। अब जो हमारा पॉलीमरेज था वो तो क्या कर रहा था, 3OH के साथ हमारा 5 को ऐड कर रहा था, लेकिन जब ये यहाँ पे कोई हमारा ब्रेक होता है तो उसको यहाँ पे लिंक करने के लिए या फिर इसको लाइगेट करने के लिए हमारा कौन सा एंजाइम होता है, डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पे बताया है कि डीएनए लाइगेज कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ ए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन 3OH हाइड्रोक्सिल at the end of the one DNA strand and 5 prime phosphate at the end of another strand, यानी कि जो ये हमारा ये कंटिन्यू यहाँ पे लेके चलेगा, जैसे कि ये हमारे डीएनए की सिंथेसिस हो जाएगी। यहाँ पे चलते चलते जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे बीच पे क्या है, ब्रेक है। अब ब्रेक पे यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा 5 प्राइम है, तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा लास्ट में 3OH ग्रुप। तो जो ये 3OH ग्रुप है और जो ये हमारा पहला यहाँ पे डीएनए है उसके पास क्या है 5 प्राइम फॉस्फेट। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, जो हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा, उसको कौन बनाता है, डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, डीएनए लाइगेज होगा, और डीएनए लाइगेज क्या करेगा, एटीपी या फिर एनएडी पॉजिटिव का यूज करके हमारा यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। जैसे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमने डायग्राम है लेंजर की बुक से लिया है, तो इसके अंदर हमने डीएनए लाइगेशन जो होता है ना, हमारा डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है, उसकी मैकेनिज्म को बताया कि वो किस तरीके से हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, एक डीएनए लाइगेज एंजाइम है। अब एंजाइम के पास क्या होता है, हमारा एक अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा अमाइनो ग्रुप होता है, जो ये हमारा एंजाइम है, इसके क्या होता है, एडेनाइलेशन होता है। एडेनाइलेशन के अंदर क्या होगा कि हमारा एटीपी इसके साथ बाउंड होगा। अब जैसे ही एटीपी इसके साथ बाउंड होता है, तो ये हमारा किस फॉर्म में बाउंड होगा, एएमपी की फॉर्म में। जैसे कि ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, एंजाइम एएमपी। ये कैसे बनेगा, जैसे कि ये हमने यहाँ पे एटीपी दिखाया हुआ है, ये हमारा क्या हो गया, एडेनाइन हो गया। एडेनाइन के साथ हमारा राइबोज है और राइबोज के साथ हमारा फॉस्फेट है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये हमारा कोई फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ये हमारा इसके साथ क्या है, आर। आर का मतलब क्या होगा, हमारा कोई भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अब ये हमारा क्या करता है, ये जाएगा डीएनए लाइगेज के साथ। डीएनए लाइगेज अब क्या करेगा, यहाँ से हमारा एक हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, NH2, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो ये RO ग्रुप था, ये यहाँ से रिलीज हो जाता है। ये रिलीज होने की वजह से हमारे यहाँ से क्या रिलीज हो गया, H तो हमारा आ गया लाइगेज एंजाइम से, H पॉजिटिव, और RO हमारा हो गया जो हमारा एटीपी था वहां से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, ये वाला हमारा फॉस्फेट बचा, और इसके साथ हमारे जो भी ये हमारे राइबोज और एडेनाइन है, ये वाला जाके किससे बाउंड हो जाएगा, हमारा डीएनए लाइगेज से, ठीक है। ये हमारा क्या बना देगा, एंजाइम एएमपी। जो हमारा ये डीएनए लाइगेज था, इसका काम क्या होता है, जो हमारा एटीपी है इसको एक्टिवेटेड फॉर्म में लेके आना। डायरेक्ट एटीपी इसके साथ जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड था उसके साथ बाउंड नहीं हो सकता था, तो इसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एंजाइम एएमपी बन गया। अब ये जो एंजाइम एएमपी होता है, इसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो एंजाइम डीएनए लाइगेज था, ठीक है, जो कि हमारा NH3 की फॉर्म में था, ये हमारा दोबारा से उसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो एएमपी होगा, ये क्या होगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा एंजाइम एएमपी रिलीज होता है, ये कहाँ पे जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम पे हमारा क्या है OH है, ठीक है। ये हमारा OH हो गया, और जो दूसरा स्टैंड है उसके ऊपर क्या है, यहाँ पे 5 प्राइम के ऊपर हमारा फॉस्फेट ग्रुप हो गया। तो जो हमारा यहाँ पे एएमपी था, ये कहाँ पे जाता है, इसके पास, ठीक है, जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है उसके पास जाएगा।
उसके पास जाने के बाद क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या था, फॉस्फेट था और यहाँ पे 3 इसके साथ ऑक्सीजन थे, तो इसी तरीके से ये हमारा क्या हो गया, यहाँ तक का तो हमारा एएमपी था, ठीक है। और जो हमारा ये ऊपर का पोर्शन है, जो हमारा ये वाला था, ये हमारा ऑलरेडी इसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा एएमपी जाके बाउंड होता है। जैसे ही हमारा एएमपी इसके साथ बाउंड होगा, तो यहाँ से जो हमारा ओ और फॉस्फेट के बीच में, ऑक्सीजन और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बना है, ये इनके बीच में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक कैसे होगा, ये इसके बीच में जो बॉन्ड होगा ये इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। और यहाँ से जो इसका OH था, OH के पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे इसके पास, जैसे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, ये क्या करते हैं, इसके ऊपर अटैक करेंगे, न्यूक्लियोफाइल अटैक, ठीक है। ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, और वो न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पे करते हैं, हमारे फॉस्फेट के ऊपर। और ये फॉस्फेट के ऊपर अटैक करने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो पहले इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा था हमारा फॉस्फेट, वो अब किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ। और जो यहाँ पे ये हाइड्रोजन था, ये यहाँ से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमारा ऑक्सीजन। अब इसने अटैक किस पे किया था, फॉस्फेट के ऊपर, और इसके पास हमारे 3 तो फिर भी रहेंगे ना, एक तो हमारा ये जो कि राइबोज है उसके साथ बॉन्ड रहेगा, ठीक है। और 2 हमारे जो ये देख सकते हो आप, एक ये वाला और ये वाला, ये हमारे इसके पास बाउंड ही रहेंगे। तो ये हो गया एक ऊपर नीचे, और ये हमारा जो 3OH ग्रुप था वहां से आ गया, ठीक है। और ये हमारा राइबोज के साथ इसको बाउंड कर रहा था, तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया, एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डीएनए लाइगेशन हो गई। और यहाँ पे हमारा जो एएमपी था ये भी यहाँ से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। देन उसके बाद लास्ट हमारा स्टेप आता है टर्मिनेशन। हमने इनिशिएशन पढ़ा है, ठीक है। और इनिशिएशन के बाद क्या होता था, इलोंगेशन। तो लास्ट स्टेप क्या आएगा अब, टर्मिनेशन। अगर हम बात करें इकोलाई के अंदर टर्मिनेशन की, तो एज द इकोलाई जेनेटिक मटेरियल इज सर्कुलर शेप। हमने बताया था कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं या फिर जो हमारे प्रोकार्योट्स होते हैं, उनके अंदर जो मेजर जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। अब क्या होगा कि क्योंकि ये भी हमारा क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि ये हमारा डबल स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारा यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, जो हमारा न्यू स्ट्रैंड है, तो इनके बीच में यहाँ पे बीच में, जैसे कि यहाँ से हम मान के चले कि हमारे डीएनए की सिंथेसिस होगी, तो ये इस तरीके से हमारी दोनों डायरेक्शन में चलेगी। हमने बताया था ना बाई डायरेक्शनल होगा, तो हमारा इस डायरेक्शन में भी चलेगा और इस डायरेक्शन में भी चलेगा, और ये चलते चलते क्या होंगे, एक जगह जाके ये मिलेंगे, ठीक है। और वहां पे हमारी क्या हो जाती है, जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो टर्मिनेट हो जाती है। जैसे अब ओरिजिन से क्या होता है कि हमारा एक काउंटर क्लॉकवाइज और एक हमारा क्लॉकवाइज फोक में डीएनए रेप्लिकेशन चलेगी, और वो चलते चलते कहाँ पे जाएगी, हमारे जहां पे इसको टर्मिनेट होना है। तो ये कैसे टर्मिनेट होता है, एज द इकोलाइज जेनेटिक मटेरियल इज सर्कुलर शेप, टू रेप्लिकेशन फोक ऑफ सर्कुलर इकोलाई क्रोमोसोम मीट्स एट ए टर्मिनस रीजन विच कंटेन ए नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ए 20 बेस पेयर सीक्वेंस कॉल्ड टीआर, टच, ठीक। ये हमारा कोई 20 बेस पेयर का सीक्वेंस रहता है, ठीक है। और इसकी मल्टीपल कॉपी कहाँ पे मिलेंगी हमें, जो हमारा ओरिजिन है ना उसके अपोजिट एंड पे लगभग, ठीक है। तो इसके अपोजिट एंड पे हमें क्या मिलेगा, टीआर सीक्वेंस मिलेंगे, जो कि मल्टीपल नंबर कॉपीज में होंगे। और ये जो हमारा टीआर सीक्वेंस होता है, ये हमारा एज ए बाइंडिंग साइट काम करता है, किसके लिए, टस प्रोटीन के लिए। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एक तो टीआर साइट होगी, तो टीआर साइट जो होती है हमारी, वो किसके साथ बाइंड करती है, टीयूएस, हमारा जो टस प्रोटीन है उसके साथ। दिस टस टर, जो हमारा ये टस और टर का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, अरेस्ट द रेप्लिकेशन फोक फ्रॉम ओनली वन डायरेक्शन। अब क्या होता है कि हमारा जैसे कि यहाँ पे टर साइट हो गई, ठीक है, ये हमारी टर साइट होगी। अब इसके साथ क्या होता है, हमारा टस प्रोटीन आके बाइंड करेगा। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, टस और टर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब जो ये हमारा टर टस कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारा ये हमारा हो गया टर टस कॉम्प्लेक्स, टर टस कॉम्प्लेक्स हो गया ये। अब एक हमारी रेप्लिकेशन फोक यहाँ से आ रही है और एक हमारी रेप्लिकेशन फोक यहाँ से आ रही है। जो हमारा ये टर्टस कॉम्प्लेक्स होता है, ये हमारा सिर्फ एक ही रेप्लिकेशन फोक को हाल्ट कर सकता है या फिर स्टॉप कर सकता है। जैसे कि जो भी यहाँ पे पहले आएगा, सपोज करके चलते हैं कि ये हमारा जो रेप्लिकेशन फोक है वो हमारा टर्टस कॉम्प्लेक्स पे पहले पहुंच गया, तो जैसे ये इसके कॉम्प्लेक्स के ऊपर आएगा, तो हमारा जहां से जो डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया या फिर हाल्ट हो गया। अब एक तरफ से तो ये हाल्ट हो गया, लेकिन जो हमारा दूसरी तरफ से आ रहा है वो तो भी कंटिन्यू चल रहा है। जो हमारा टर्टस कॉम्प्लेक्स होता है, ये सिर्फ एक फोक को ही स्टॉप कर पाता है। तो दूसरे वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स आएगा, ये यहाँ से जो हमारा
डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यू चल रही है, तो जैसे ये हमारी डीएनए रेप्लिकेशन जो हमारे रेप्लिकेशन फोक हो गए, ये दोनों के दोनों आपस में, जैसे कि एक हमारा रेप्लिकेशन फोक यहाँ पे स्टॉप हो गया, दूसरे वाला कंटिन्यू चलता आ रहा है, और जैसे ये इसके ऊपर पहुंचेगा जो हमारा ऑलरेडी एक हॉल्ट हुआ है या फिर स्टॉप हुई है हमारी एक रेप्लिकेशन फोक, जैसे ये इस रेप्लिकेशन फोक के साथ आएगी, तो ये हमारी दूसरी जो रेप्लिकेशन फोक होगी वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा टर्टस कॉम्प्लेक्स होता है, ये एक एंड से इसको स्टॉप कर पाता है, दूसरा एंड कैसे स्टॉप होगा, जो हमारा दूसरा रेप्लिकेशन फोक होगा वो जैसे ही पहले वाली रेप्लिकेशन फोक के कॉन्टेक्ट में आएगा, वहां पे हमारी क्या हो जाती है, रेप्लिकेशन फोक स्टॉप हो जाती है। जैसे हमने आगे बताया है कि व्हेन टू अपोजिट रेप्लिकेशन फोक कोलाइड विद ईच अदर, इसमें से हमारी एक तो ऑलरेडी टर्सस कॉम्प्लेक्स ने स्टॉप कर दी है। ठीक है, तो जैसे ही एक दूसरे के साथ कोलाइड करती है, दे हॉल्ट एंड रेप्लिकेशन प्रोसेस टर्मिनेट, तो हमारी रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या हो जाती है, वहां पे टर्मिनेट हो जाती है। अब उसके बाद जैसे कि हमारी रेप्लिकेशन यहाँ पे हमने बताया है कि ये हमारा कोई ओरिजिन साइट था, ये हमारी एक इस डायरेक्शन में चल रही है, एक हमारी इस डायरेक्शन में, ये चलते चलते क्या हो जाएंगी, यहाँ पे जाके स्टॉप होंगी। अब स्टॉप होने की वजह से क्या होगा कि जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे अंदर की तरफ डीएनए स्टैंड बन रहे हैं। जैसे ही हमारी रेप्लिकेशन कंप्लीट होती है, टर्मिनेट होगी, तो ये यहाँ पे क्या होता है, हमारे दोनों जो रिंग होंगे, अब एक तो रिंग हमारा कौन सा आ गया, इस वाले स्टैंड से जो ऊपर वाला है, और एक हमारे नीचे वाले स्टैंड से, तो हमारे जो दोनों के दोनों सर्कुलर स्टैंड होंगे, जो हमारे जेनेटिक मटेरियल होंगे, वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, लिंक रह जाएंगे। ठीक है, जिससे ये हो गया और एक दूसरे वाला ये हो गया, तो इस तरीके से ये लिंक रह जाते हैं। तो कंप्लीशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन लीड्स टू द जनरेशन ऑफ टोपोलॉजिकली इंटरलिंक्ड सर्कुलर क्रोमोसोम, तो हमारे ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक रहते हैं। ठीक है, डीएनए सर्कल्स लिंक्ड इन दिस वे आर नोन एज कैटनेन्स, जो हमारे ये इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, इसको हम क्या कहते हैं, कैटनेन्स। ठीक है, जो ये इंटरलिंक्ड रहेंगे। इन ई कोलाई सेपरेशन ऑफ दीज कैटनेटेड क्रोमोसोम इज डन बाय टोपोआइसोमरेज 4, जो ये हमारे कैटनेटेड क्रोमोसोम्स है, इनको सेपरेट कौन करता है, हमारा टोपोआइसोमरेज 4, जो कि हमारा किस टाइप का एक आइसोमरेज होता है, टाइप 2 आइसोमरेज। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है, टाइप 2 हमारा आइसोमरेज रहता है, कौन सा, टोपोआइसोमरेज 4, जो कि हमारे जो कैटनेटेड क्रोमोसोम्स है इनको सेपरेट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। देन उसके बाद एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है, हाउ रेप्लिकेशन इज रेगुलेटेड इन ई कोलाई, कि हमारे ई कोलाई के अंदर जो रेप्लिकेशन हो रही है उसका रेगुलेशन कैसे होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे ये हमारा रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा रेप्लिकेशन चल रहा है, अब ये हमारा क्या हो गया है कि डबल स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई ना ये। ठीक है, तो हमारी दोबारा से यहीं से एक और बार, जैसे कि ये तो चलो कंटिन्यू चल रही है हमारी। ठीक है, ये प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले ही हमारे यहाँ से दोबारा से एक और हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो वो एकदम से इसके बाद जैसे ही हमारी ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, तभी वहां से हमारी डीएनए रेप्लिकेशन क्यों नहीं स्टार्ट होती, इसका रेगुलेशन कैसे होता है, वो हमने आगे मैकेनिज्म में बताया है कि इन ई कोलाई सेल्स डैम मिथाइल ट्रांसफेरेंस एंजाइम एड्स ए मिथाइल ग्रुप टू एडेनिन विद इन एवरी जीएटीसी सीक्वेंस, जो हमारा ओरिजिन होता है, जहां से हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, वहां पे हमारे मल्टीपल जीएटीसी सीक्वेंस में मिलते हैं। ठीक है, जी यानी कि हमारा ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन। अब जो ये हमारा जीएटीसी सीक्वेंस रहता है, अब इसके अंदर जो हमारा एडेनिन होता है, इसके ऊपर क्या ऐड हो जाता है, हमारा मिथाइल ग्रुप, और उसको कौन ऐड करवाता है, डैम मिथाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि हमारा एडेनिन के ऊपर ही मिथाइल ग्रुप ऐड होगा, और एडेनिन भी यूं नहीं है कि रैंडमली किसी भी एडेनिन के ऊपर, जब हमारा एडेनिन जीएटीसी सीक्वेंस में मिलेगा तभी एडेनिन के ऊपर क्या होगा, जो हमारा डैम मिथाइल ट्रांसफेरेज है वो एक्ट कर पाएगा और मिथाइल ग्रुप को ऐड कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, जो हमारे पेरेंटल है, दोनों के दोनों स्टैंड, अब इनके ऊपर क्या हो रखे है, जो हमारा डैम मिथाइल ट्रांसफेरेज है उसने मिथाइल ग्रुप ऐड कर रखा है। जैसे कि ये हमारा मिथाइल ग्रुप हो गया, ये मिथाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या कर रखे हैं, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर रखे हैं, और ये हमारा क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है। यहाँ पे हमारे 13 नंबर के 3 सीक्वेंस और 9 नंबर के हमारे 5 सीक्वेंस हो गए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे जीएटीसी सीक्वेंस होते हैं, वहां पे एडेनिन के ऊपर मिथाइल ग्रुप तो ऐड हो गया। नॉर्मली द होल जीनोम इज फुली मिथाइलेटेड एट जीएटीसी सीक्वेंस। नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, तो वहां पे हमें जहां पे भी हमारा जीएटीसी सीक्वेंस मिलता है हमें, तो वहां पे हमारा जो एडेनिन होगा वो क्या होगा, मिथाइलेटेड फॉर्म में होगा। ठीक है, ऑन रेप्लिकेशन newly formed DNA strand is not methylated at GATC sequence while the parental strand was already methylated। तो अब क्या हुआ कि जैसे कि हमारी यहाँ पे रेप्लिकेशन होती है, ठीक है, ये यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई, जैसे हमारी रेप्लिकेशन होगी, अब जो हमारा पेरेंटल स्टैंड है, जैसे कि ये हमारा कौन सा है, पेरेंटल स्टैंड है,
और ये हमारा कौन सा है, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। इसी तरीके से ये भी हमारा न्यूली सिंथेसाइड है और ये हमारा कौन सा है, पेरेंटल वाला। ठीक है, तो जो हमारा पेरेंटल वाला स्ट्रैंड है उसके ऊपर जो हमारे जीएटीसी सीक्वेंस होंगे वहां पे तो हमारा एडेनिन कैसा होता है, मिथाइलेटेड फॉर्म में होता है। लेकिन जो हमारा ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा क्या मिलेगा, हमें जीएटीसी सीक्वेंस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा जो एडेनिन है वो अभी क्या नहीं हुआ, मिथाइलेटेड नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो डैम मिथाइल ट्रांसफेरेज होता है उसको कुछ टाइम चाहिए होता है कि इन सभी को वो मिथाइलेट कर पाए, ठीक है, मिथाइल ग्रुप ऐड कर पाए। अब जब यहाँ पे हमारा ये न्यूली सिंथेसाइज हुआ है, ठीक है, जो हमारा जीएटीसी सीक्वेंस है ये हमारा न्यूली फॉर्म्ड हो गया, लेकिन अभी तक इसके ऊपर डैम मिथाइल ट्रांसफेरेज ने एक्ट नहीं किया। ठीक है, तो अब ये अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारा ये एक तो पेरेंटल वाला एक हमारा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, तो जो ये हमारे स्ट्रैंड बना है अभी, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये, इसके अंदर हमारा जो एक स्ट्रैंड है वो तो कैसा है, मिथाइलेटेड फॉर्म में, और जो हमारा दूसरा स्ट्रैंड है वो कैसा है, नॉन मिथाइलेटेड या फिर अनमिथाइलेटेड फॉर्म में। और इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, हेमी मिथाइलेटेड। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया ना कि हमारा न्यूली स्ट्रैंड क्या होगा, नॉन मिथाइलेटेड होगा, और जो हमारा पेरेंटल होगा वो हमारा ऑलरेडी मिथाइलेटेड हो चुका है। तो ये जो हमारी स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या कहते हैं, हेमी मिथाइलेटेड। देयरफॉर रिसेंटली रेप्लिकेटेड साइट विल बी मिथाइलेशन ऑन ओनली वन स्ट्रैंड कॉल्ड एज हेमी मिथाइलेटेड। The hemimethylated state of newly replicated ORIC DNA is detected by a protein SEC-A। जो हमारा SEC-A प्रोटीन होता है वो क्या करता है, अब ये हमारी क्या थी, हेमीमिथाइलेटेड साइट है ये हमारी, ठीक है। अब इनके ऊपर क्या करता है, हमारा एक SEC-A प्रोटीन होता है जो क्या करेगा, जो हमारी ये हेमीमिथाइलेटेड साइट है इनको डिटेक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा एक स्ट्रैंड तो क्या हो गया, मिथाइलेटेड हो गया, जो हमारा दूसरा स्ट्रैंड है वो कैसा है, नॉन मिथाइलेटेड। तो ये हमारी कैसी फॉर्म हो गई, अनमिथाइलेट सॉरी हेमी मिथाइलेटेड वाली। तो इसको डिटेक्ट कौन करता है, हमारा सेक ए प्रोटीन। जैसे कि हमारा ये यहाँ पे सेक ए प्रोटीन आ गया। अब ये सेक ए प्रोटीन क्या करता है, हमारा जो ये हेमी मिथाइलेटेड साइट होती है, जैसे कि ये हमारी हेमी मिथाइलेटेड साइट होगी, वहां पे जाके ये बाइंड कर लेगा। ठीक है, जो हमारा ये सेक ए प्रोटीन होता है जो ये इसके साथ बाइंडिंग कर रहा है, सेक ए बाइंड्स टू दी साइट बिफोर दे कैन बिकम फुल्ली मिथाइलेटेड बाय दैट डैम मिथाइल ट्रांसफेरेज। हमारे मिथाइल डैम मिथाइल ट्रांसफेरेज के आने से पहले हमारा क्या हो जाता है, सेक ए प्रोटीन है वो इसको क्या कर लेगा, यहाँ पे बाइंड कर लेगा। अब ये जो बाइंडिंग इसने शो की है इससे क्या होते हैं, इसके दो कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं। पहला क्या होता है, इट ड्रामेटिकली रिड्यूस द रेट ऑफ जीएटीसी मिथाइलेशन। जो ये मिथाइलेशन हमारी चल रही है डैम मिथाइल ट्रांसफेरेज से, उसको ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, यानी कि उसकी जो स्पीड है उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जो हमारा सेक ए पॉलीमरेज प्रोटीन जो यहाँ पे बाइंड हुआ है, सेक ए प्रिवेंट डीएनए ए फ्रॉम बाइंडिंग टू द ओआरआईसी एंड इनिशिएटिंग ए न्यू राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो जो ये हमारा यहाँ पे सेक ए है ये हमारा बाइंड हो गया, ये क्या करेगा, एक तो हमारा जो डैम मिथाइल ट्रांसफेरेज है उसको प्रिवेंट करेगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारा डैम मिथाइल ट्रांसफेरेज है उसको स्टॉप कर रहा है। साथ में ये क्या कर रहा है, जो हमारा डीएनए ए प्रोटीन होता है, डीएनए ए प्रोटीन का क्या काम था हमारा, ये हमारी जो ओआरआईसी साइट होती है उसको रिकॉग्नाइज करता था, और रिकॉग्नाइज करने के बाद वो वहां पे क्या कर देता, पॉजिटिवली सुपरकोइलिंग, और जिसकी वजह से हमारे वहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सेक ए प्रोटीन बाइंड हो गया। ठीक है, अब मैंने बताया था ना आपको, ये हमारी जो जीएटीसी सीक्वेंस रहते हैं ये हमारे ओआरआई साइट के अंदर मिलते हैं हमें। तो जैसे कि ये हमारी यहाँ पे कोई ओआरआई साइट है, ठीक है, जैसे कि हमारे जो 13 मर के और 9 मर के स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, जीएटीसी सीक्वेंस होते हैं, और ये हमारे कैसे है, हेमीमिथाइलेटेड फॉर्म में। तो हमारा यहाँ पे सेक ए प्रोटीन बाइंड हो गया, और ये जो सेक ए प्रोटीन होता है ये हमारे डीएनए ए की बाइंडिंग को भी स्टॉप करेगा। ठीक है, इसको प्रिवेंट करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा डीएनए ए बाइंड नहीं कर सकता, तो इसीलिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारा डीएनए की जो रेप्लिकेशन है उसको इनिशिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा सेक ए प्रोटीन है उसके बाइंडिंग से क्या होगा कि हमारा जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड होंगे, जो हमारे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होंगे, वहां से हमारी डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब जैसे कि ये यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाए, दिस प्रिवेंट्स द रैपिड रीइनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन फ्रॉम द टू न्यूली सिंथेसाइज डॉटर कॉपीज ऑफ ओआरआईसी। जो हमारे यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड्स बने हैं वहां से हमारी दोबारा से रेप्लिकेशन को उसी टाइम पे रीइनिशिएट करने से ये क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है। तो हमारा जो सेक ए प्रोटीन होता है ये काफी हेल्पफुल रहता है हमारा रीइनिशिएशन को प्रिवेंट करने में। ठीक है, क्योंकि ये हमारे डीएनए ए पॉलीमरेज को यहाँ पे बाइंड करने से रोकता है। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जैसे कि हमने एडिशनल टाइम जब देंगे इसको, तो क्या होता है कि हमारा जो डैम मिथाइलेज होता है, ठीक है, जो हमारा ये डैम मिथाइल ट्रांसफेरेज था वो क्या करेगा,
इसको यहाँ से रिमूव कर देगा सेक ए को, और सेक ए को यहाँ से रिमूव करने के बाद ये क्या कर देगा, दोनों साइड को मिथाइलेटेड। और जैसे ही हमारे मिथाइलेटेड फॉर्म में हो जाएंगे दोनों, तो हमारा जो डीएनए ए था जो कि सेक ए की वजह से यहाँ पे बाइंड नहीं कर पा रहा था, वो कुछ टाइम के बाद क्या कर लेगा, यहाँ पे बाइंड कर लेगा और हमारी जो रेप्लिकेशन है उसको दोबारा से रीइनिशिएट कर देगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम यूकारियोट्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन को स्टडी करेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के लेक्चर्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल सोलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।